तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सबसे बेसिक चीज जो है उसी से क्लास स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको एक वायर दिखाया हुआ है, सपोज ये एक वायर है बेटा, ठीक है, एक सिंगल वायर यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अभी मैंने आपसे बोला कि सपोज ये जो वायर है इसका एक एंड तो यहीं पर है, दूसरा एंड कहीं पर भी हो सकता है, लेट इनफाइनाइट पे है, कहीं भी हो सकता है। मैं एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पी पर इस वायर की वजह से फील्ड जो होगी क्या वो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, ये आपको आंसर देना है। कितनी है ये मैटर नहीं कर रहा है, फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, बताइए बताइए जल्दी से। नॉन जीरो। नॉन जीरो। पक्का? हमने तो एक्सप्रेशन तक लिखा है ना, इवन यस सर। हमने तो बायो-सावर्ट लॉ से इसका एक्सप्रेशन तक निकाला हुआ है ना, तो नॉन जीरो फील्ड है। यस यस। अच्छा डायरेक्शन भी तो बता सकते हैं। डायरेक्शन अगर मैं पूछूं राइट एंड पाम रूल का यूज करके डायरेक्शन अगर आप दिखाएंगे तो डायरेक्शन किधर दिखाते हैं? इस पॉइंट पे ये प्लेन पॉइंट एंड वायर दोनों सेम प्लेन में लाइन आउटवर्ड्स। आउटवर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। ओके 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 ठीक है, ये आउटवर्ड थी। अब ऐसे ही केस को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि सपोज यहाँ पर एक वायर ऐसा था और एक दूसरा वायर और है यहाँ पर, ये देखिए एक और वायर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, वो भी कुछ करंट कैरी कर रहा है इस सेंस में ही। अब बताइए सेम पॉइंट पी की मैं बात कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर के लिए इस वायर को हटा दीजिए, इस वायर को इग्नोर कर दीजिए, ये नहीं है यहाँ पे मान लीजिए। अब बताइए अब इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर इस वायर की वजह से फील्ड होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? फील्ड जीरो होगी क्या इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर? नहीं, नॉन जीरो है। नॉन किस जीरो। डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड्स होगी। अभी भी आउटवर्ड, मतलब अभी भी आउटवर्ड फील्ड ही है। अब इस सिचुएशन को दोनों को एक साथ में रख करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको फील्ड नॉन जीरो मिल रही है। इस नॉन जीरो फील्ड का क्या मतलब हुआ, इस चीज को आप कनेक्ट करिए। मैंने आपके सामने एक एक्चुअल सिचुएशन ऐसी ले ली है कि ये एक वायर था, हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है बेटा कि इस वायर में करंट तो कैरी हो रही है, बट हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक कैपेसिटर लिया है। अब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप चाहे तो किसी भी शेप के यहाँ पर प्लेट्स ले सकते हैं। तो मैंने अभी फिर इसीलिए सर्कुलर प्लेट्स कंसिडर की हुई हैं, ठीक है ना। प्लेट्स का शेप मैटर नहीं कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ये देखिए, ठीक है, ओके। अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट को चाहे तो इसमें फ्लो करा सकते हैं ना। ऑल्टरनेटिंग करंट तो आपको पता है डेफिनेटली फ्लो हो ही सकती है। अब बताइए यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, देखो कहाँ पर ले रहा हूँ बेटा, एक सर्कल यहाँ पे ऐसा ट्रीट कंसिडर करो, 1 मिनट, ध्यान देते रहो भाई, एकदम काम की बात आने वाली है। और अगर आप लॉजिक को समझेंगे तो आपको फिर अच्छा भी लगेगा। मैंने ये एक सर्कल बेटा यहाँ पर कंसिडर किया है, ये देखो, ये समझ पा रहे हैं? दोनों ही प्लेट्स का जो प्लेन था उसी प्लेन के पैरेलल इस सर्कल का भी प्लेन है। मतलब अगर आप यहां से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है केस, अगर आप साइड से देखेंगे तो ये दोनों प्लेट्स हैं, एक के पीछे एक, और यहाँ पर ये है सर्कल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों प्लेट्स के बीच के स्पेस में। समझ पा रहे हैं? बताइए, पक्का ना? यस। तो इस तरह का केस है, बहुत इजी सा यहाँ पर सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है बेटा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में जब करंट ऐसे जा रही है तो आपको पता है कि यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब बताओ इस पॉइंट पर फील्ड जो होगी वो नॉन जीरो है या जीरो है? तो आप बोलोगे डेफिनेटली इस वायर की वजह से भी नॉन जीरो है, इसकी वजह से भी नॉन जीरो, दोनों की वजह से ये आउटवर्ड है। नेट फील्ड इस पॉइंट पे जो होगी वो आउटवर्ड होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड जो होगी वो इनवर्ड होगी।
ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो फील्ड है वो नॉन जीरो है, एंड इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग ही आपको मिलने वाली है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको इस सर्कल के टेंजेंट के पैरेलली टेंजेंट के अलोंग ही हर एक पॉइंट पे फील्ड मिलेगी। तो अगर मैं इस सर्कल को, जो मैंने सर्कल यहाँ पर कंसिडर किया है, उस सर्कल के हर एक पॉइंट के लिए मैं लाइन इंटीग्रल लिखूं, देन उसको इंटीग्रेट कर दूं फॉर द क्लोज्ड लूप। क्या कर दिया मैंने? क्लोज लूप के लिए इसको इंटीग्रेट। तो हम इसको क्या बोलते थे, इस क्वांटिटी को? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज लूप, यही बोलते हैं ना। तो वो आपको नॉन जीरो मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं सर्कल के लिए, अभी एक ऑब्जर्वर मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये देखो, इस ऑब्जर्वर को जो सिचुएशन दिख रही होगी उस सिचुएशन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। दोनों ही प्लेट्स हैं, दोनों के प्लेट्स के बीच के स्पेस में इस तरह से ये एक मैंने सर्कल कंसिडर किया हुआ है, एक इमेजिनरी लूप मैंने कंसिडर किया हुआ है। ये है वायर जिसमें करंट इस तरफ फ्लो होकर के आ रही है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ ना इस ऑब्जर्वर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस पॉइंट पे जो बेटा फील्ड दिखी है वो हमें इस तरफ मिल रही है, इस पॉइंट पे जो फील्ड मिल रही है वो इस तरफ मिल रही है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे फील्ड कुछ इसी सेंस में मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं? आपको फील्ड हर एक पॉइंट पे कुछ ऐसे ही मिलने वाली है। तो ये क्या दिखा रहा है कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन जो है वो जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है। बट अगर हम इसको ऐसा बोल रहे हैं कि नॉन जीरो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक लॉ है जो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। कौन सा? तो आपको याद होगा कि हमने जो लॉ पढ़ा था, कौन सा बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता था कि किसी भी क्लोज लूप के लिए बी डॉट डीएल का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो तो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट जो फ्लो होती है उसके अंदर से पेंट्रेट करते हुए जो जाती है उस लूप को, उसके इक्वल होता है। बट यहाँ पे तो कोई भी करंट ऐसी नहीं है जो इस सर्कल को पेंट्रेट करके जा रही हो, बताइए, नहीं है ना। तो इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ करेक्ट नहीं है, या तो हम ये बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ और भी है इसके बियॉन्ड। जो हमने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ देखा है उसके बियॉन्ड भी कुछ और है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वो क्या है? तो यहीं पे अब कॉन्सेप्ट आ रहा है इस बात का। सबसे पहली बात इस लॉजिक से ये क्लियर हुआ, हमने इसके पहले जब ईएमआई पढ़ा था तो वहां पर हमें ये चीज पता चल गई थी बेटा कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। तो यहाँ पर इसी चीज का रिवर्स पता चला हमको कि अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। कैसे प्रोड्यूस करेगी वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी इस स्पेस में, यहाँ पर इनके बीच के स्पेस में डेफिनेटली जब आप ऐसे मान के चल रहे हैं सपोज करंट जा रही, तो कैपेसिटर जो होंगे उनके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगातार होगी। लेट किसी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज था वो क्यू एंड माइनस क्यू था। तो अब डेफिनेटली कैपेसिटर की प्लेट्स पे अगर आपने चार्ज इस तरह से अज्यूम किया है तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर बीच के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? बताओ भाई। ये देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर थी, ठीक है बेटा, ओके। yes अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप square c by 2 Q बाय एरिया कंसीडर कर लेता हूं मैं प्लेट्स का A, ठीक है। बीच का सेपरेशन भी कुछ कंसीडर कर लेंगे अगर रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अभी फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो E इक्वल होगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो Q कितना होगा? तो Q इक्वल होगा E A एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dq बाई dt को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये इक्वल आ रहा है a एप्सिलॉन नॉट इनटू de बाई dt। भाई a तो चेंज नहीं हो रहा, एप्सिलॉन नॉट तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो de बाई dt यहाँ पर बन गया। dq बाई dt इक्वल है इसके, इस क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए। ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक ही बात तो है, एरिया तो कांस्टेंट ही है, वो बाहर ही आ जाना है फाइनली, बट ये एक मैं दूसरे फॉर्मेट में ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सीखा। ये क्या है? ये है रेट ऑफ, देखो ये क्या है बेटा, ये है वो करंट जो फ्लो हो रही है इन द वायर्स। भाई जिस रेट से करंट फ्लो हो रही होगी वायर्स में, उसी रेट से तो यहाँ पर चार्ज का जो एक्यूमुलेशन था, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज वही तो होगा जो जिस रेट से करंट फ्लो हो रही थी वायर में। बोलो ठीक है ये बात? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. आई तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये क्वांटिटी इक्वल है किसके? इक्वल है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज दिस, ये क्या है इसको समझते हैं। इन दोनों प्लेट्स को आप देख रहे हैं, इन दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई इंटू ए क्या होगा? इस वाले पोर्शन से लिंक होने वाला मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ये, तो इस वाले पोर्शन से लिंक होने वाला है। यहाँ पे अगर आप एक लूप को कंसिडर करेंगे तो एज वेल एज यहाँ पे अगर आप इस लूप को देखें जो हमने कंसिडर कर रखा था, उस लूप के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है अगर मैं पूछूं आपसे, तो आंसर अभी भी तो सेम ही होने वाला है। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है बताओ बेटा इसके अंदर से? तो ई फील्ड थी, ए एरिया से ही केवल फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ई इंटू इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस कंसीडर्ड लूप के अंदर से पास हो रहा है। इज इट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो क्वांटिटी लिखी है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप एंड दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशन। इस रिलेशन में ध्यान से समझने वाली बात है कि ये तो बेटा है कंडक्शन करंट, इसको हम बोलते हैं करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है। अब जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने यहाँ पे डिफरेंट नाम दिया, क्यों दिया? कि हमारी मजबूरी थी, हमने इसको बोला है दिस इज कंडक्शन करंट जो एक्चुअल में कंडक्ट हो रहा है। एंड ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन कंडक्शन करंट के इक्वल ही है, बट ये एक्चुअल में चार्ज के फ्लो होने की वजह से नहीं है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नए कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है जो अभी हमें ऊपर दिखी। क्या बोला मैक्सवेल ने? ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। मैक्सवेल ने बोला कि भाई यहाँ पर ये जो हमें इनकंसिस्टेंसी दिख रही है इस रिजल्ट में कि ये नॉन जीरो मिल रहा है, उसका रीजन है कि इन प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्शन करंट नहीं है, ठीक है, बट इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ही कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई एम्पियर के सर्किटल लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क इस बात का है कि हम अभी तक सिर्फ एक कंडक्शन करंट ही लेते आते थे चार्ज के फ्लो की वजह से, बट एक्चुअल में जब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप जीरो नहीं मिलेगा। और इन चीजों को कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए इन्होंने बोल दिया कि एक करंट ही एज्यूम कर लो, इस पूरी क्वांटिटी को एक करंट ही एज्यूम कर लो कि ये एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर आप ऐसा एज्यूम कर लोगे तो फिर आप इजिली यहाँ पर इस एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो उन्होंने यहाँ पर मॉडिफाई किया एम्पियर सर्किटल लॉ को। उसके साथ साथ क्या किया मैक्सवेल ने? उसके साथ साथ इन्होंने पूरा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पूरा पोर्शन था उस पोर्शन को भी कंबाइन किया। मतलब मैग्नेटिज्म के अंदर डिफरेंट जो लॉ हमें मिले थे, उनमें से जो बेसिक लॉज थे उन सबको उन्होंने एक ही जगह पे कंपाइल करके एक कंबाइंड थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। उसके अंदर कुछ इक्वेशंस थी जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन देखिएगा, समझिएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ी है ये सारी, उन्होंने डिराइव नहीं की हैं, कुछ चीजें उन्होंने डिराइव की हैं, कुछ चीजें उन्होंने केवल जो थ्योरी थी उनको कंबाइन किया है। E डॉट डी ए मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज लूप क्लोज सरफेस। क्या आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये है गॉस लॉ। बोलो ठीक है ना, गॉस लॉ है ये तो। सेकंड इक्वेशन, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो थी वो थी B डॉट डी ए
का इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड लूप, ये क्या है बेटा? 0। क्या होगा? 0 होगा। इसी को तो हम बोलते थे कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि जब भी आप क्लोज सरफेस लोगे तो उसके अंदर या तो एक पोल होगा, या तो 2 पोल होंगे, या एक को नहीं होंगे, है ना? तो ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बोलो बेटा। Yes. थर्ड, Yes. E डॉट dl का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप, ये किसके इक्वल होता है? ये तो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। वहां फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई भी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है ये तो फैराडे लॉ है। बोलो ठीक है ना, फैराडेज लॉ है ये तो। Yes. देन फोर्थ जो था वो है ये बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, ये इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गिवन लूप। अब गिवन लूप के अंदर से कौन सा करंट पास हो रहा है? तो एक करंट तो वो जो अभी तक हम पढ़ते हैं हमेशा, कंडक्शन करंट। एज वेल एज हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या उस गिवन स्पेस में कोई डिस्प्लेसमेंट करंट तो नहीं है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां पर तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमने यहाँ पर लिया है, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। हियर IC is the conduction current and ID is the displacement current. ठीक है? तो this was the concept of displacement current. वैसे तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे इस सिचुएशन के लिए जो मैंने आपको दिखाई है, बट जरूरी नहीं है हमेशा कि यही केस हो। मैं अभी लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई सपोज यहाँ पर हमने एक ऐसा लूप कंसिडर कर लिया, देखो एक ऐसा वायर कंसिडर कर लिया, एक और जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, देख पा रहे हैं? ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको इस वायर में फ्लो होने वाला जो कंडक्शन करंट दिख रहा है वो भी इस लूप के अंदर से पास होता हुआ दिख रहा है ना? बोलो बेटा। तो इसकी वजह से जो कंडक्शन करंट है वो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इस लूप के अंदर से इस लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक उसकी वजह से भी आई होगी, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो सिचुएशन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको दोनों ही चीजें देखनी चाहिए हमेशा। क्लियर? ओके? Yes, sir. अब पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसको समझते हैं। देखो बहुत ही लॉजिकल है बेटा। देखो कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल हो रही है, या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज ये एक लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है बेटा? ओके। अब इस करंट की वजह से इसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दी, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके सराउंडिंग, ठीक है बेटा? ये देखो। अब ऐसा एक थोड़ी, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? ओके। अब इस तरह से इस पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। अब मैंने क्या माना यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर ये जो करंट है ये टाइम के साथ चेंज होने लगे। अब टाइम के साथ चेंज होने की जगह मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ लेट दिस इज करंट, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग बोल दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब जब करंट टाइम के साथ चेंज होगी तो डेफिनेटली इस स्पेस में जो फील्ड थी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी टाइम के साथ चेंज होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होंगी। क्या? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी होगी। क्या बताओ? Yes. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या Yes. होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी
तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से समझिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, एंड सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इस तरह से चेंज हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इटसेल्फ टाइम वेरिंग है। समझ पा रहे हैं? मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सपोज वो खुद भी चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करेगी क्या? बताइए, ठीक है ना? यही तो अभी हमने जस्ट देखा है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही थी, इसकी वजह से वापस से मैग्नेटिक फील्ड आई, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो वापस से सपोज टाइम के साथ वेरी कर रही हो, अगर इस तरह से चलता रहे, तो आप क्या बोलेंगे? इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ सेटअप हो चुकी होगी, है ना? एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। मतलब किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं, चेंज हो रही है। ये समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है बेटा? लगातार ये चेंज हो रही है। क्लियर? मैं एक आपको यहाँ पर एनिमेशन दिखाता हूं, देखिएगा। क्या हुआ? अभी आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए। देखिए, मैं एक आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट था, उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पर एक फील्ड इंड्यूस हुई है, एंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने यहाँ पर दिखाई है। मैग्नेटिक फील्ड एक सेटअप हुई, बी नॉट बोला है इसको। अब ऐसा एक सर्कल नहीं है, बहुत सारे सर्कल हैं, बट हम सारे चीजें नहीं देख सकते, तो हमने एक सर्कल यहाँ पर दिखाया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्स वाई प्लेन में एक रिंग कंसिडर करो। कर ली? जो मैं बोलता जा रहा हूँ बेटा वो साथ में करो। एक रिंग कंसिडर करो इस एक्स वाई प्लेन में, इस तरह से। अब उस रिंग के अंदर से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ डेफिनेटली चेंज होंगी ना भाई? अगर फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है, तो इसके अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस भी तो चेंज होंगी। बताओ। Yes, sir. तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग देखें अगर, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग करंट होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डेफिनेटली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस सेंस में लिखी जा सकती है। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या बोलते थे कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वही होगी। तो यहाँ पर आपने ये जो रिंग कंसिडर की है उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? अगर मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होता, तो अगर करंट बढ़ रही होती तो आप इनवर्ड फ्लक्स बढ़ता हुआ देखें। अरे जेड एक्सिस वाई एक्सिस इसके टर्म में बात करूं, इनवर्ड फील्ड बढ़ रही थी तो आउटवर्ड फ्लक्स इंड्यूस होता। तो इस तरह से यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसमें जो करंट इंड्यूस होता उसकी डायरेक्शन ये होती। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से ली जा सकती है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ टाइम वेरिंग है, तो अब वापस से यहाँ पर क्या होगा? इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। आप वापस से एक रिंग कंसिडर करो ऐसे। इस रिंग के अंदर से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी चेंज होंगी ना। तो इसके अंदर वापस से क्या होगा? इस रिंग के अंदर से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं वापस से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस वाले को B1 बोला है। देन ऐसे ही इस B1 भी अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर वापस से एक रिंग कंसिडर करो, इसके अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ चेंज हो रही होंगी। इस सेंस में आपको क्या दिखेगा कि अगर हम इस सेंस में एज्यूम करते जाएं एक के बाद दूसरी रिंग और उन रिंग्स को देखें अगर, तो उनके अंदर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे स्पेस में एक की वजह से दूसरी, दूसरी वजह से फिर से पहली, पहली वजह से फिर से दूसरी, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में सेटअप हो चुकी होगी। क्लियर है? Yes, sir. बताओ भाई। इसी को हम Yes, बोल sir. रहे हैं दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। ठीक है? क्लियर? अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो साइनोसॉइडली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर? 1 मिनट देखिए। देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कि E क्रॉस B से V की डायरेक्शन तो मिलेगी, इसके साथ साथ E बाई B इक्वल होगा स्पीड ऑफ वेव के, वेव वेलोसिटी के। समझ पा रहे हैं?
ओके हाँ, E बाई बी किसके इक्वल होगा? वेव की वेलोसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे रिजल्ट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं पिछले लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे। नेक्स्ट टर्म है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके इक्वल होती है? तो इसको हम देखो, एनर्जी डेंसिटी बेटा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे, तो स्मॉल यू है, सफिक्स में यहाँ पर ई है, तो यू ई ये इक्वल होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब समझने वाली बात है कि बेटा ई ये जो है ये तो एक वेरिंग क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमने कौन सा ई लिया हुआ है? तो यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो दिस इज आरएमएस वैल्यू। क्या है बेटा ये? इफेक्टिव वैल्यू इज द आरएमएस वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू हमने यहाँ पर ली है, मतलब आरएमएस वैल्यू हमने यहाँ पर ली है। ओके नेक्स्ट, इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? ये देखिए, इसको हम u इन सफिक्स b ले रहे हैं, ये इक्वल होगा हाफ, देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता था वहां पर होता था 1 बाई म्यू नॉट, यही तो लिखते थे, है ना बेटा? जहां पर E होना चाहिए था वहां पर क्या आ गया? B आ गया है, तो B आरएमएस का स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू आपको अगेन लेनी है क्योंकि यहाँ पे साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी है, सो दैट कि हमने इफेक्टिव वैल्यू कंसिडर की। अच्छा, अगर टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे, टोटल एनर्जी डेंसिटी तो क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमें कैसे लिखनी चाहिए बेटा? यू टोटल कैसे लिखना चाहिए? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही स्पेस में तो है, तो दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। बताओ, ठीक है? Yes. अब आपको क्या समझना है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि बेसिकली जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो इक्वली शेयर्ड होती है। ठीक है बेटा? मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इक्वली शेयर्ड होती है। इक्वली शेयर्ड होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी एडिशनली यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ electromagnetic wave is equally shared between electric field and magnetic field. Hence, जो एनर्जी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होती है। दिस इज द पॉइंट। अब जो टोटल एनर्जी डेंसिटी आपको लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हैं? ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यूई और 2 टाइम्स ऑफ यूबी, बोल सकते हैं ना? ओके अब 2 टाइम्स ऑफ यूई का क्या मतलब हुआ? इसको देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आरएमएस। ई आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये होगी ना, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला रिलेशन ही यूज किया मैंने डायरेक्टली। आरएमएस वैल्यू साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी के लिए ऐसे ही तो लिखी जाती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये लिखा है मैंने यूई। अब इसके आगे मैं 2 का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू अबोव रिलेशन। देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये सॉल्व होकर के हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ गया है क्या? है ना? ठीक है। इसी तरह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू 1 बाई म्यू नॉट इंटू बी आरएमएस, मतलब बी नॉट बाई रूट 2 लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के कितना आएगा? 1 बाई 2 म्यू बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा क्या? बताओ बेटा, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी एनर्जी डेंसिटी की अगर आपने पीक वैल्यू ले ली है। ओके,
इस बात पे ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अच्छा, ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा, इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। यूई की वैल्यू अगर यहाँ से मैं रखूं तो ये इक्वल होती है हाफ, देखते रहिए ध्यान से, मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी आपको मैं जब इसका डेटा दूंगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, तो आपको ये क्लियर होगा कि क्यों इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बार बार। देखो ऐसे ही था ना, यूई एंड यूबी दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। हाफ से हाफ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस ई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो ई नॉट स्क्वायर इधर बनेगा, है ना बेटा। उस तरफ देखें, उस तरफ क्या बनेगा, बी आरएमएस अपॉन म्यू, बी आरएमएस अपॉन मतलब बी नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर बनेगा। 2 इस तरफ भी था, एलएचएस में आरएचएस में दोनों कैंसिल कर दिए, यहाँ पर क्या बना, बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट बन जाएगा। ओके, इस Yes. रिलेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ई नॉट बाय बी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट बाई बी नॉट क्या है, ई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नॉट है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का रेशियो अगर इस रिलेशन से देखें तो ये किसके इक्वल होगा, बताओ बेटा, किसके इक्वल होगा, वेव की वेलोसिटी के। क्लियर है क्या, वेव की वेलोसिटी के इक्वल आएगा ये रिलेशन। तो ये है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की बात हो रही है, और हमने जो यहाँ पर अभी वैल्यूज ली हैं वो किसके लिए ली हैं, वैक्यूम के लिए। तो ये वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन है, एंड वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी हमको पता है। तो लाइट की जो वेलोसिटी होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, तो दिस इज नथिंग बट सी। तो स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन यहाँ से आप बोल सकते हैं बेसिकली ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इन वैक्यूम, इसका रिलेशन। आपने जब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा तो इस तरह के एक्सप्रेशन के डायमेंशन निकालने को आती है। ओके, ठीक है। yes, sir. अब अभी मैंने जो लिखा है ये तो वैक्यूम में वेव की वेलोसिटी थी, मतलब वैक्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो इस रिलेशन से दी जा रही है, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट देन इसका रूट। बट अगर सपोज वैक्यूम नहीं हो, कोई डिफरेंट मीडियम, इन सम मीडियम अदर देन वैक्यूम, आप रिलेशन कैसे लिखोगे, रिलेशन ये बन जाएगा। देखो सी जहां पर बोल रहे थे वो अब वी बोला जाएगा, क्योंकि डिफरेंट मीडियम के अंदर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। 1 अपॉन, अब बेटा म्यू की जगह, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन आर की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। बोलो लिख सकते हैं ना ऐसे, बताओ Yes, ठीक है। sir. ओके, यहाँ से अगर आप इस रिलेशन को देखोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू आर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है क्या। Yes, sir. ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे अगर, देन वी गेट सी बाई वी विच इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। बोलो ये हो जाएगा रिलेशन यहाँ तक, ठीक है सब कुछ, बताओ बेटा। Yes, sir. ये जो Yes, रिलेशन sir. आपको दिख रहा है, इस रिलेशन में एलएचएस क्या है, एलएचएस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि म्यू ऑलरेडी यहाँ पर परमिएबिलिटी के लिए यूज कर लिया। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एन विच इज गिवन एज अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये मुझे कुछ रिलेशन यहाँ पर मिल रहे हैं, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस रिलेशन पे बेस्ड दी गई है एंड उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक है, अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल हम कंसिडर करते हैं वो नॉन मैग्नेटिक ही होता है, ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक होगा तो वो मेंशन किया जाएगा। तो अब मैं आगे बोल रहा हूँ कि फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब भाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कोई समझा सकता है।
ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो ही ना, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैक्यूम के लिए है वही इसके लिए हो, ऐसा मटेरियल तो हुआ। बताओ, कोई है ही नहीं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1। जो वैक्यूम की है वही इसकी, तो उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1। अगर ऐसा कोई मटेरियल है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन आपको दिख रहा है n, वो किसके इक्वल हो जाएगा, √ε r के। बताइए ठीक है ये बात, म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक क्वांटिटी आ रही है विच इज समथिंग डिफरेंट, पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या होता है, मैं डेफिनेशन पहले लिख रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट जो है वो है पॉइंटिंग वेक्टर। इसकी डेफिनेशन मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर आपको क्लियर करता हूँ क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू unit area is in unit time along the direction of propagation of electromagnetic wave is called pointing vector। क्लियर बेटा, समझते हैं। देखिए इसको समझिए, आप डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। सिर्फ इतना पार्ट पढ़िए, क्या है ये तो सुना हुआ है कुछ, क्या है ये, दिस इज इंटेंसिटी, ये और कुछ नहीं है, इंटेंसिटी ही है ना। बट डिफरेंस इसके आगे आ गया, इसके आगे डिफरेंस क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करनी है, तो आपको यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम बना करके दिखाया था। अब इस डायग्राम में ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि सिर्फ इसी इमेजिनरी लूप के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। आप ऐसा लूप तो कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं ना, मतलब वेव की प्रोपोगेशन तो इस तरफ हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरफ यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, बोलो ठीक है ना। तो पूरे स्पेस में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जहां जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां वहां एनर्जी है। एंड अगर एनर्जी को आप देखेंगे तो एनर्जी तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बेसिकली एनर्जी तो पूरे स्पेस में ही होगी, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग यूनिट टाइम में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी एनर्जी पास हो जाएगी, उसको बोल रहे हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर। तो हमने डायरेक्शन का सेंस एक साथ में ले लिया है, इसलिए हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला है। ओके ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली इसको, तो मैथमेटिकली हमने इसको ऐसा डिफाइन किया हुआ है कुछ कि पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल होगा 1/μ0 टाइम्स ऑफ E क्रॉस B। किसको इक्वल है, इस क्वांटिटी के इक्वल है। ओके, अब E एंड B दोनों डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप जब इसका एवरेज लेंगे, एवरेज देखो अभी यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी इंस्टेंट के लिए बात करेंगे अगर, तो वेयर E and B are instantaneous value of electric field at a point। ठीक है, इसी तरह से this is instantaneous value of magnetic field at a point। अब यहां से नेक्स्ट क्वांटिटी पे हम पहुंच रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब आपको यहाँ पर एक
हेल्प मिलने वाली है पॉइंटिंग वेक्टर से कि अगर आप पॉइंटिंग वेक्टर में से डायरेक्शन का सेंस रिमूव कर दें तो जो बचा वो सिर्फ इंटेंसिटी ही होगा। बताओ बेटा भाई, अगर आपने डायरेक्शन को रिमूव कर दिया तो सिर्फ इंटेंसिटी बची। तो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसकी ही एवरेज वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो इंटेंसिटी के इक्वल निकल कर आता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस के लिए बात नहीं हो रही है, एवरेज वैल्यू की बात हो रही है। तो इंटेंसिटी is defined as average value of pointing vector, okay, over average value of pointing vector over one cycle। एक कंप्लीट साइकिल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू निकल कर आएगी उसको हमने इंटेंसिटी बोला हुआ है। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भाई इसकी एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ समझिएगा, जितनी साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी होती है उनमें इफेक्टिव वैल्यू जब हम लेते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, तो इफेक्टिव वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो भी ऐसे ही निकल कर आएगी। यहाँ पर ई आरएमएस बी आरएमएस, बीच का एंगल दोनों का 90 डिग्री था ही ऑलरेडी, तो ये क्वांटिटी आपको मिलने वाली है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/μ0 T0/√2 आएगा, ये B0/√2 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1/2 μ0 E0 into B0। अब मैंने ये तो आपको बताई था कि E0/B0 किसके इक्वल है, C के। तो यहाँ से E0 की जगह B0 into C लिखा जा सकता है, लिख देता हूं मैं। तो 1/2 1/μ0 B0 into C into B0, तो ये हो जाएगा B0 स्क्वायर into C। बोलो क्या लिखा है ये क्या लिखा है बेटा? Yes, sir. ये जो आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी जस्ट हमने पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, है ना। बताओ बेटा, Yes, ये sir. टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है वो इस फॉर्म में लिखी है। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी को तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E0 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल भी लिखी जा सकती है। ओके, Yes, sir. सारे रिलेशन यूज होने वाले हैं अभी। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल इंटेंसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल इंटेंसिटी है ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है। हाँ, अगर इसमें से आपसे पूछा जाए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ई आरएमएस लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इंटेंसिटी अगर आप पूछी जाएगी तो उसकी बी आरएमएस लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? ओके, Yes, क्लियर sir. बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मतलब ये पॉइंट चलो लिख देता हूँ। लास्ट वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। मेंशन कर देता हूं मैं ये पॉइंट भी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ये कितनी होगी, तो इसका एक्सप्रेशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी जो आपने लिखी है उसका हाफ होने वाली है। ठीक है, ओके, टोटल जो आपने एनर्जी लिखी है उसका हाफ होगी। अब टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी हमने पीछे देखी हुई है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू एप्सिलॉन ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी। एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप ऐसा ही एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन μ0
इंटू सी। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एनर्जी डेंसिटीज ही दोनों की इक्वल होती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर है पहले से ही। ओके ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक एग्जाम्पल ही है बेसिकली। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए एग्जाम्पल क्या है, क्या बोला गया है आपसे कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी पावर P है एंड ये लाइट को एमिट कर रहा है हर पॉसिबल डायरेक्शन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स। तो अभी आपको क्या समझना है पहले तो, कि यहाँ पर लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही है, क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं को यूज करते हुए बात करनी है, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर पाएंगे। तो आप बोलोगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए एकदम फंडामेंटल जो हमारा मेथड होता था ऐसे केसेस में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। मैंने ये एक सोर्स कंसिडर किया हुआ है। अब ये जो सोर्स है बेटा, इसकी पावर है P। पावर कितनी है P। अब डेफिनेटली यहाँ से जो लाइट जाएगी, अब आपको पता है स्फेरिकल वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, है ना। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में यहाँ से लाइट, ये देखो इस तरह से गई होगी। मैंने ये एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर की हुई है जिसकी रेडियस है r। इस स्फेरिकल सरफेस पे आकर के यहाँ से रेडिएशन या वेव्स इंसिडेंट होंगी आकर के। बोलो बेटा ठीक है क्या। तो लेट यहाँ पर ये पॉइंट है, एक पॉइंट ए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट ए पर इंटेंसिटी निकाल देता हूँ, एनर्जी इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है, मतलब लाइट जो आ रही है, उसकी इंटेंसिटी निकाल देता हूँ। तो इंटेंसिटी कैसे लिखी जाएगी। तो आप बोलोगे भाई P पावर का मतलब क्या हुआ कि P वॉट एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही होगी, यही तो मतलब हुआ। बोलो बेटा, अगर बल्ब 100 वॉट का होगा, 100 वॉट का होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, P जूल एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही थी, यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, P जूल एनर्जी हर सेकंड रिलीज हो रही है। तो P जूल एनर्जी हर सेकंड रिलीज हो रही है, तो बताओ इस पॉइंट 1 पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी आकर के पर सेकंड। कितनी भाई, इतनी एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही, तो उसमें से इतने एरिया पे कितनी, यूनिट एरिया में कितनी इंसिडेंट होगी आगे, P बाई ए बाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। एंड यही तो होगी एनर्जी इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का रिलेशन मुझे दिख रहा है, ये टोटल है, टोटल एनर्जी इंटेंसिटी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी इंटेंसिटी होगी वो तो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी होगी। एंड टोटल एनर्जी जो है वो P बाई पाई आर स्क्वायर है। तो हाफ इंटू P बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल होने वाला है आई ई इक्वल होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हाफ इंटू ई आर एस स्क्वायर इंटू सी। बोलो ये बन जाएगा ना रिलेशन। बोलो बेटा, अब इस रिलेशन को सॉल्व कर देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। हमें ई आर में सी तो निकालना है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ रहा है, P बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी देन इसका रूट। ये हमने ई आर में निकाला हुआ है। बताइए ठीक है, ओके। Yes. Suppose that the electric field part of an electromagnetic wave is in vacuum is। आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो हमें इस तरह से गिवन है। आपको आंसर्स देने हैं ए बी सी डी ई, चार, आपको 5 पार्ट्स दिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर इन सबके। तो 1 बाई 1 मैं सारे पार्ट को करता हुआ जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बताइए वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। पॉजिटिव वाई में। पॉजिटिव y में।
अगर यहाँ पर लिखा होता ओमेगा टी प्लस के एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन में थी, कहाँ? नेगेटिव फिर से वाई। बताओ, फिर से बताओ, दोनों का आंसर फिर से बताओ। एक बार लिखा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक बार लिखा है ओमेगा टी प्लस के एक्स। माइनस वाले केस में पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और प्लस वाले केस में नेगेटिव डायरेक्शन। नहीं, नेगेटिव क्या, पूरा बोलो, एक्स वाई जेड क्या, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन। और कोई आंसर देगा? और कोई आंसर? मतलब माइनस एक्स में, सॉरी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो चलता था ना, यही से डिटरमाइन करते थे हम कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ये तो केवल इसका क्या है, ये जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन होते थे उनके अकॉर्डिंग पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो है। वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है तो हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही है, ट्रांसवर्स वेव है ये भी है। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस 1.8 रेडियन, मतलब ये है के वाई प्लस ओमेगा टी आई कैप। अब आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? आई कैप देखो इसकी डायरेक्शन को नहीं, आई कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे? तो हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा कि वाई है यहाँ, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना। तो मतलब वेव वाई एक्सिस के अलोंग जा रही होगी। अब पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, तो उसके लिए हम देखते हैं तो साइन दोनों के कैसे हैं, दोनों के साइन यहाँ पर सेम ही है, के वाई और ओमेगा टी के। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन सा होने वाला है बेटा, बताओ जल्दी से। माइनस वाई डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। पार्ट बी, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा, तो वेवलेंथ क्या होती थी, वेवलेंथ होती थी, देखो यहाँ पर आपको ऐसा एक रिलेशन पता है, के इक्वल होता था 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल होगा के 2 पाई बाई के की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर की मैंने कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको ये के ही है ना। तो के की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली रख देंगे। बताओ बेटा कितना है के, तो के इज इक्वल टू 1.8 रेडियन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी न्यू। अब फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा दिख रहा है यहाँ पर मुझे, तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल रही है, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कितना है, तो वो मुझे क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है कि ओमेगा इक्वल है 5.4 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड के। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। अब मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, ये कैसे बताएंगे, तो ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, सो बी नॉट इक्वल होने वाला है ई नॉट बाय सी। ई नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रही है, कितना है ई नॉट, 3.1 न्यूटन पर कूलम। बोलो, ये रख देंगे यहाँ पे, सॉल्व कर देंगे, आपको बी नॉट मिल जाएगा। लास्ट पार्ट आपको दिखा रहा है, लास्ट पार्ट में पूछा गया राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव के लिए इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होनी चाहिए थी वो तो ऐसी होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ तक तो हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, बी नॉट कितना है, तो बी नॉट यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा, है ना, रख दिया। के वाई ओमेगा टी कितने, ये हमें ऑलरेडी पता है, जो यहाँ पर था इसके अंदर वही यहाँ पर है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो वो एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा कि भाई हम जब एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका भी वेक्टर फॉर्म चाहिए। इसका वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन सी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमको जानना जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे निकाले बताइए। अब डायरेक्शन के लिए हमें एक चीज पता है कि ई क्रॉस बी वी की डायरेक्शन देते हैं, तो आपको ई क्रॉस बी करना है, क्या करना है बेटा, ई क्रॉस बी करना है, आपको वी मिलना चाहिए, तो बी की ऐसी डायरेक्शन आपको चूज करनी है। अब ई यहाँ पर है आई कैप के अलोंग, देखो इस इंस्टेंट पर ई किधर है, आई कैप के अलोंग है, बी की डायरेक्शन अननोन है, वी किधर है बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस जे के अलोंग है। तो बताओ बी कैप क्या लें हम, जिससे आई कैप का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें बी कैप के साथ, तो हमें माइनस का जे कैप मिले, बताओ।
के कैप ले ली, क्या लेने, के के कैप, कैप ले ली। क्लियर है ना। तो यहाँ पर बी कैप की वैल्यू क्या आ गई, के कैप आ गई। जब हम ये करेंगे ना तब हमें माइनस का जे कैप मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जब डायरेक्शन लेंगे हम तो के कैप लिख देंगे सिंपली। समझ पा रहे हैं, ठीक है, ओके। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आप सिंपली, आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z डायरेक्शन के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई E क्रॉस B जो होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव देने वाला है। तो जिस भी पार्ट के अंदर आपको E क्रॉस B के कैप के अलॉन्ग मिलेगा, के कैप के एक फॉर्म में मिलेगा, वही आपका पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे यही वाला पॉइंट यूज करते हुए सारे ऑप्शन को चेक करना है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी nu is equal to 3 by 2 pi into 10 to the power 12 hertz and is propagating along the direction I cap plus j cap by root 2. It is polarized along the k cap direction. The acceptable form of the magnetic field is. तो अभी यहाँ पोलराइज्ड का मतलब ये है सिंपली कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे वो के कैप डायरेक्शन के अलॉन्ग होंगे, ठीक है। अभी पोलराइजेशन आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आप ये मान लीजिए। अब इसके साथ क्या बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेप्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, ये आपको बताना है। सुन रहे हैं, ओके। सोचिए एक बार। अब ये जो हमें इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, पहले तो मैं जनरल इक्वेशन अगर देखूं बेटा, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देखो हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी है, ओके। यहाँ से 2 पाई एफ अगर आप निकालेंगे तो ये 3 इंटू 10 टू पावर 12 आ गया है, मतलब ओमेगा हमें पता है। बेसिकली ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, ये हमें गिवन था। देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के कैप के अलोंग पोलराइज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो के कैप के अलोंग होगी, ओके। ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो ऐसे लिखी जाती है। अब यहाँ फंक्शन कोई भी हो सकता है, कॉस का फंक्शन है तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे ओमेगा टी बाद में है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक जनरल इक्वेशन होती है, समझिएगा, जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि हमसे बोला जा रहा है कि भाई ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, तो ये वाला टर्म मैं रिप्लेस कर देता हूँ पहले, 3 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू टी, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखिए समझिए, ये यहाँ पर जो टर्म होता था ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि वेव किस डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट हो रही है, यही होता था ना, बोलो बेटा। अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी, वो क्वांटिटी तो ये होनी चाहिए थी ऐसी कुछ, बताओ भाई। वेव अगर इस एक्सिस के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट हो रही है, तो कोऑर्डिनेट जो इस एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए, वही तो चेंज होगा। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म दिख रहा है। तो एक फॉर्म तो आपको यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया, समझ पा रहे हैं। बी ऑप्शन क्या होगा, पहले ही डिस्कार्ड हो गया। आई कैप प्लस जे कैप तो बन ही नहीं सकता, आप आर की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, ओके। तो अभी यहाँ पर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो इन तीनों में से ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए है यहाँ पर बी की डायरेक्शन। अब बी की डायरेक्शन कौन सी होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप के अलॉन्ग है, वेव इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, देखो के, मतलब ये मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं E क्रॉस बी गिव्स दिस। तो E का मतलब है के कैप, बी अननोन, V है आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। बताओ B की क्या वैल्यू लें जिससे कि हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू इसके इक्वल मिल जाए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा ना, क्लियर है ना, आई कैप माइनस जे कैप। तो जब आप इस लॉजिक को लगाएंगे तो ये वाला रिजल्ट कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे थे, बट दो में से ये तो पहले ही डिस्कार्ड हो चुका है। कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट वाला। तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए इसको सॉल्व करना था। जब आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे
तो ये आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं? ओके बेटा, Yes, sir. देखिए ये है, इस बार आपको ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप कि यहाँ पर बेसिकली वो जो फंक्शन था cos a प्लस cos b वाला रिलेशन या इस तरह का कोई रिलेशन रहा होगा जिसको सॉल्व कर दिया है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने लगी। तो आप अगर उसको पहचान लेंगे, उसको अंडू कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखा कि E इक्वल है E नॉट आई कैप इन ब्रैकेट 2 cos k z इंटू cos ओमेगा टी। लिख सकते हैं ना ऐसे बेटा? बताओ, ऐसे लिख दिया मैंने। अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 cos c cos d। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताओ ठीक है ना? क्या होगा, ये क्या है, ये है cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है बेटा, सुन रहे हैं क्या मेरी बात? Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये है cos E नॉट आई कैप, इसको आगे ही रहने दो ऐसे, अंदर वाले पार्ट में लिखा है cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। इसको सॉल्व करें अगर तो E नॉट आई कैप c प्लस d का मतलब हुआ यहाँ पर ये था kz, ये था ओमेगा टी। ठीक है, ओके। देन ये क्या क्या लिख दिया मैंने, kz प्लस ओमेगा टी, एंड ये क्या था, kz माइनस ओमेगा टी। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन मिला है, आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मिल गए आपको। दोनों कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। देखो ऐसे कुछ बोल रहा हूँ मैं, ये लिखा है ई नॉट आई कैप कॉस kz प्लस ओमेगा टी प्लस ई नॉट आई कैप कॉस kz माइनस ओमेगा टी। अब ये दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये है, तो इनके करस्पॉन्डिंग दो मैग्नेटिक फील्ड के भी तो कंपोनेंट होंगे। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कैसे आएगा, E बाई बी, यहाँ पर ये वेक्टर एडिशनली मैंने लगा दिया था बाई मिस्टेक, इसको हटा दिया है। E बाई बी इक्वल होता है C के, तो B किसके इक्वल होगा, E नॉट बाई C के, तो ये है E नॉट बाई C। बोलो बेटा, वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है? अगर आप इस वाले कंपोनेंट को देखेंगे तो नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग, तो माइनस का k कैप आएगा। इस वाले वेक्टर के लिए जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो किधर आएगी बेटा, माइनस का z एक्सिस। ठीक है क्या? कितना आएगा बताओ इसके अकॉर्डिंगली, b कितना होना चाहिए था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड किधर मैं ले लूं जिससे कि हमें वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन माइनस का k कैप मिले? बोलो बोलो जल्दी से। अरे माइनस k कैप लाना है। माइनस जे कैप, हाँ माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। भाई सीधे सीधे आपका कंफ्यूजन हुआ करे, सीधे सीधे ये बनाया करो ना। आई जे के, हमें क्या चाहिए, माइनस का के। माइनस का के चाहिए तो रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ेगा, जे क्रॉस आई माइनस का के मिलेगा। मिलेगा क्या? तो जे क्रॉस आई हमें करना है। क्लियर है क्या? अब जे क्रॉस आई का मतलब है कि यहाँ पर आई तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आई क्रॉस माइनस जे कर देंगे। समझ पा रहे क्या? बोलो। तो ये क्या आ गया है, बाकी टर्म एज इट इज रहता है, लिख दिया ये। सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे तो इसके लिए भी सेम चीज है, ई नॉट बाई सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन इस वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसकी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव z एक्सिस है,
तो के कैप चाहिए आपको, तो आई क्रॉस जे कर देंगे, आई क्रॉस जे कर देंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन आपको मिलने वाली है आई क्रॉस जे के अकॉर्डिंग, तो के कैप मिल जाएगी, तो ये जे कैप। ये एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है ना, इस एक्सप्रेशन में मैं कॉमन कर रहा हूँ कुछ चीजें, देखो ई नॉट बाई सी जे कैप मैंने कॉमन कर लिया बेटा, अंदर लिखा हुआ है कॉस, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये लिखा है अंदर कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना, ये वाला टर्म जो था इस पर नेगेटिव साइन था इसलिए इसको पीछे लिख दिया है। अब वापस से फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वही कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या आएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यही तो होता था, एंड साइन डी माइनस सी, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, ये क्या बन रहा है, ये डी माइनस सी बाई 2 बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा, है ना, तो ये बन रहा है ए नॉट बाई सी इंटू 2, ये क्या बन गया बेटा, ये साइन के जेड बन गया, क्या बना ये साइन के जेड, ये क्या बना बेटा, ये बना है, ये सी है ना, ये क्या बना है यहाँ ओमेगा टी, के जेड से के जेड कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी बन गया, क्या आ रहा है आंसर, तो 2 ई नॉट बाई सी, जे कैप भी था यहाँ पर, जे कैप साइन के जेड माइनस इंटू साइन ओमेगा टी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? सी। ओके, इसको देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी इंटेंसिटी आपको गिवन है, एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विदाउट एनी लॉस, किस चीज के लॉस की बात हो रही होगी यहाँ पर बताओ? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी जिसकी इंटेंसिटी इतनी थी, विदाउट एनी लॉस ये एंटर कर जाती है किसी मीडियम के अंदर, किस चीज के लॉस की बात हो रही है? एनर्जी की, एनर्जी की, है ना। देन the ratio of magnitudes of electric field and the ratio of magnitudes of magnetic field of the wave before and after entering into the medium are respectively given by, तो भाई आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो वैल्यूज होंगी, इनकी पहले एंटर करने से पहले एंड एंटर करने के बाद दोनों की जो वैल्यूज होंगी उनका रेशियो आपको बताना है। कैसे करें, देखो कैसे करते हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर एंटर करने के पहले इंटेंसिटी देखी जाए वेव की, तो इंटेंसिटी बिफोर एंटरिंग इनटू द मीडियम लेट I1 है, आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम लेट इंटेंसिटी I2 है। I1 I2 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब I1 को क्या लिखेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि पहले एंटर करने से पहले बेटा ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होगी ना, बोलो एंटर्स इन द मीडियम लिखा है, मतलब मीडियम में एंटर करने से पहले वैक्यूम में थी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये टोटल इंटेंसिटी मैंने लिखी हुई है ना, एंटर करने से पहले। अब एंटर करने के बाद जब ये किसी डिफरेंट मीडियम में एंटर करेगी तब एनर्जी की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, ई नॉट की जगह ई, देखो ई नॉट यहाँ पर जो था बेटा वो वैक्यूम में था, यहाँ पर अब जो ई है मैं किसी डिफरेंट मीडियम के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपली इसको ई स्क्वायर ही बोल दिया है, इनटू वेव की वेलोसिटी भी अब कुछ डिफरेंट हो गई होगी किसी मीडियम के अंदर, तो वी बोल दिया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें बताओ, क्या ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है यस बोलने में भी, नहीं समझ में आया ये भाई? एंटर करने के बाद सारे पैरामीटर रिस्पेक्टिवली चेंज हो गए होंगे, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी इक्वल होगा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं क्या इसको, इनटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इनटू वी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया है, यहाँ से देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ई नॉट बिफोर एंटरिंग इनटू द मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इतनी थी,
आफ्टर एंट्रिंग इनटू द मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई है। इन दोनों का स्क्वायर इक्वल होने वाला है एप्सिलॉन आर अपॉन, देखो ये लिखा है v बाई सी, मैं इस v को ऐसे ले आता हूं अगर, तो ये c बाई वी बन जाएगा, c बाई वी। ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई इसका स्क्वायर, ये बेटा लिखा है रूट एप्सिलॉन आर अपॉन, देखो क्या लिखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया क्या ये, बोलो भाई क्या लिखा है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ऐसा मेंशन किया है कि जो मीडियम है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल है कोई नहीं ना, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे हमेशा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर ऐसा है तो इन दैट केस जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो n की वैल्यू रूट एप्सिलॉन आर के इक्वल होगी, या रूट एप्सिलॉन आर की वैल्यू n के इक्वल है, तो एप्सिलॉन आर कितना होने वाला है, n स्क्वायर। यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ये रिप्लेस कर देता हूँ इसको, एप्सिलॉन आर इक्वल है n स्क्वायर के, ये कर दिया मैंने इसको रिप्लेस, ये बन जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये रिलेशन रूट n के इक्वल आ गया। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले और बाद में इन दोनों का रेशियो रूट n है। इसी तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन भी निकाल देंगे ऐसे ही। बोलो बेटा क्लियर है क्या, कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे इस रिलेशन को यूज कर लेता हूँ। देखिए 1 मिनट, पहले जो वेव की वेलोसिटी थी वो थी ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल था सी के। मीडियम में एंटर करने से पहले, मीडियम में एंटर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई, दोनों का जो रेशियो है वो वेव की वेलोसिटी थी वो भी चेंज हो गई। ये दो रिलेशन आपको दिख रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ई नॉट बाई ई इंटू बी बाय बी नॉट इक्वल होने वाला है सी बाई वी। बोलो ठीक है क्या, ओके। इस रिलेशन से ई नॉट बाई ई, इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ई नॉट बाई ई तो रूट एन के इक्वल आया है, बी बाई बी नॉट ये लिखा हुआ है, ये इक्वल है एन के, बी बाई बी नॉट कितना आ गया बेटा, रूट एन के इक्वल। हमें क्या बताना है, हमें तो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज जो है उनका रेशियो बताना, तो 1 बाई रूट एन। आंसर क्या आ गया, अरे ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है क्या, बताइए। A light wave is incident normally on a glass slab of refractive index 1.5। भाई एक ग्लास स्लैब की बात हुई है, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आपको मेंशन है, दिस इज 1.5। ये आई है लाइट वेव यहाँ पर, लेट इस तरह से, यहाँ पर आने के बाद ये लाइट वेव रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली light wave is incident normally on a glass slab, ठीक है, in which 4% of light gets reflected। तो 4% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। तो बेटा यहाँ से अगर हम आने वाली इंटेंसिटी को आई कंसिडर कर लें तो कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब ट्रांसमिट हुई है, अदर मीडियम में एंटर कर पाई है कितनी, तो 100 में से 4% लेस कर दो तो 96%। तो 96% ऑफ द टोटल इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आपको इस पार्ट में ट्रेवल करती हुई दिख रही है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 30 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसका एम्पलीट्यूड 30 था, 30 वोल्ट पर मीटर। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द वेव प्रोपोगेटिंग इन द ग्लास मीडियम, ग्लास के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये हमको बताना है। व्हाट इज दिस, ये बताना है, एम्पलीट्यूड बताने हैं इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है, देखो क्या करना चाहिए हमें। हम बोलेंगे भाई जो इंसिडेंट लाइट थी उसका 96% है रिफ्लेक्टेड लाइट, वैल्यूज रख देते हैं उसके बाद 96/100। अब ये आई क्या होगा, आई होगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। यही तो थी ना बेटा इंसिडेंट लाइट, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है। एंड अगर यहाँ पर आई आर को देखेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट तो इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है,
तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एप्सिलॉन, बोलो एप्सिलॉन यूज करना चाहिए ना आपको, मीडियम डिफरेंट ग्लास है, एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ही है ई यहाँ पर, इंटू वी। अब वेव की वेलोसिटी यहाँ पर तो कुछ डिफरेंट होगी, यहाँ पर सी थी तो यहाँ पर वी है, तो यहाँ पे वी ले लिया है। इस रिलेशन को सॉल्व करना है हमको। अब एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिटन एज एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में लिख दिया है। हाफ एप्सिलॉन नॉट से हाफ एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिया, देन यहाँ पर ई इक्वल है, देखो ई स्क्वायर इक्वल है किसके इक्वल है, 96/100 लिखा हुआ बेटा ये। यहाँ पर ये जो सी था इसको वी से ला करके डिवाइड कर दिया, ये वी इस तरफ ले आया हूं मैं, एप्सिलॉन आर, एक एप्सिलॉन आर भी यहाँ पर बना है, ठीक है ना। देन ई नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दीजिए, 96/100 एप्सिलॉन आर, कहीं भी मेंशन नहीं है कि मैग्नेटिक मटेरियल है, तो बाय डिफॉल्ट नॉन मैग्नेटिक, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू एन स्क्वायर के इक्वल, तो ये है 1/n स्क्वायर। सी बाई वी इक्वल है एन के इंटू ई नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये लिखा है 96/100, एन की वैल्यू 1.5, दैट मीन 3/2, तो 1/n 2/3 इंटू ई नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 50, एंड ये कितना आएगा बेटा, तो 3 इंटू 2 32, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा तो 16/25 इंटू ई नॉट स्क्वायर। ये तो ई स्क्वायर चल रहा है, आपको ई की वैल्यू देनी है, तो ई की वैल्यू इक्वल आने वाली है 4/5 इंटू ई नॉट, एंड व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू 30, so this will be 5 into 30, so 6 into 4, then E is equal to 24 volt per meter. This is the answer.